नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एन सी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा AVFM जो हमारा न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है हमारे CIV का, उसका यूनिट 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है ऑर्गेनाइजिंग थ्योरी पे। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 2 यूनिट कवर कर चुके हैं, उसका मैंने आपको PDF और MCQs दोनों प्रोवाइड कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो हमें समझना है इस पार्टिकुलर चैप्टर में। हम लोग सबसे पहले ही समझेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कैसा होता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स क्या होते हैं, मैनुअल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, की इशू क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है। सो दीज आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दोस्तों, लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपने CIV 2023 का जो प्लान है, पेड प्लान है, उसके बारे में शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप भी इच्छुक हैं कि इस तरह के जो PDFs हैं, जो मटेरियल्स हैं, क्विक रिवीजन जाके आप लोग आसानी से अपने जो आपके पास जो भी समय है CIV का, उसमें आसानी से क्रैक कर पाएँ, आपके पास अपडेटेड मटेरियल्स हों, MCQs हों, ताकि आप लोग कंसाइज नोट्स, MCQ और रिवीजन के माध्यम से चीज़ों को आसानी से कर पाएँ, तो आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हम लोग 5 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। इलेक्टिव पेपर HRM है और 4 कंपलसरी सब्जेक्ट है। इस पेड प्लान के अंदर आपको हर एक यूनिट का MCQ, हर एक यूनिट का थ्योरी, कंसाइज नोट्स PDF के फॉर्म में और वीडियोस के फॉर्म में मिलेंगे। आप दोस्तों, जो प्लान का डिटेल है वो है ₹799 फॉर वीडियोस एंड PDF, और इलेक्टिव पेपर के लिए 499 है, और यदि केवल PDF चाहिए तो ₹299 है, और यदि सभी सब्जेक्ट को आप एक साथ लेंगे तो 20% ऑफ है। तो डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इस्टेब्लिश करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं effective authority relationship between selected task, individuals and workplace to group work together in an efficient manner। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्क टुगेदर किसको किसको काम करना है, जो हमारा टास्क है, जो हमारे इंडिविजुअल हैं और जो हमारा वर्क प्लेस है। कुछ तो टास्क होगा, कौन करेंगे, कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो टास्क को कंप्लीट करेंगे, और एक जगह होगा, एक वर्क प्लेस होगा जहाँ पे वो टास्क को किया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों एक साथ एफिशिएंट मैनर में काम करते हैं, और एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेक्शन में डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक वर्क के। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप बनाते हैं, किसी के बीच में, सिलेक्टेड टास्क के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में और वर्क प्लेस के बीच में, और वर्क को एक साथ ग्रुपिंग करते हैं, एक एफिशिएंट मैनर में ग्रुपिंग करते हैं। और उस प्रकार से हम क्या करते हैं कि वर्क को सेपरेट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में और डिपार्टमेंट्स में। हम बताते हैं दोस्तों कि ये टास्क आपका है, ये टास्क इनका है, और फिर वर्क को अलग अलग सेक्शन और डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ये अब हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ और रिसोर्स को ग्रुप करते हैं इस तरीके से कि वो एक सेंस करे। यानी दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग में हम कर क्या रहे हैं, एक्टिविटीज़ को और रिसोर्सेज को ग्रुप कर रहे हैं। बेसिकली ये एक मेथोडिकल एप्लीकेशन है। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका मतलब, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक सिस्टम के अंदर, उसको एक मेथड से अप्लाई करना। ऑर्गेनाइजेशन का टर्म यूज़ किया गया था ये डिस्क्राइब करने के लिए कि किसी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। समझिए, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो कोई भी मैनेजर, उसको एक फंडामेंटल ग्रास्प होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये एक एसेंशियल टॉपिक है, ताकि आप किसी फर्म के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के इनर वर्किंग को समझ पाएँ। देखिए, समझ रहे बात को, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को समझना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को पहले फंडामेंटल ग्रास्प करना पड़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ाइन होता है वो इस बात को कंसिडर करना होगा कि हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मेक देयर डिसीजन, यानी कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, वो कैसे अपने डिसीजन को लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन ट्राई टू कंसिडर द इंटरडिपेंडेंसीज दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एक्टिविटीज़ दैट पीपल परफॉर्म डेलीज। दोस्तों, जो भी टास्क लोग डेली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो भी टास्क एक्टिविटीज़ जो लोग डेली कर रहे हैं उनके बीच में कुछ तो इंटरडिपेंडेंसी होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन इस चीज़ को कंसिडर करता है कि क्या इंटरडिपेंडेंसीज है। तो इस स्लाइड में मैंने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या बताया, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजर को किस बात को ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपको संक्षेप में बताओ दोस्तों। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये हुआ कि आप एक्टिविटीज़ और रिसोर्स को ग्रुप कर रहे हैं, एक ऐसे तरह से ग्रुप कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, आप पहले टास्क देख रहे हैं क्या क्या टास्क है, फिर आप इंडिविजुअल को एलोकेट कर रहे हैं कि ये तुम्हारा टास्क है, ये इस डिपार्टमेंट में तुम करोगे, राइट।
उसके बाद जब आप ये प्रोड्यूस है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक फाइनल स्टेप होता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग हमने किया इतना लंबा, उसका फाइनल जो प्रोसेस, जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और किसी मैनेजर को एक फंडामेंटल ग्रास्प होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। पहला इंपॉर्टेंस है एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप जॉब को कोलैप्स करेंगे वैसे जॉब को जो कि कंपेरेबल है और लिंक्ड है इनटू सिंगल एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। मतलब आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, जॉब को कोलैप्स कर रहे हैं और फिर आपस में कंपेयर कर रहे हैं, वैसे जॉब जो कि कंपेरेबल हो एंड दैट कैन बी लिंक्ड इनटू सिंगल एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास जो भी रिसोर्स है, ठीक है, तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ करें। यानी ये इंश्योर करता है, ऑर्गेनाइजेशन इस बात को इंश्योर करता है कि जितने भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास रोल हो, उनके पास जॉब हो जो कि उनके लिए गुड फिट हो। मतलब जिस चीज़ के लिए वो फिट है वही जॉब। अब मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई कारपेंटर है, अब आप उसे मान लीजिए प्लम्बर का काम दे देंगे तो वो तो कर नहीं पाएगा। तो जो कारपेंटर है उसको कारपेंटर का भी जॉब दिया जाए, जो जॉब उसके लिए सूटेबल हो वही जॉब दिया जाए, राइट। तीसरा है दोस्तों गेनिंग एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर उस एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड करते हैं, जो कि जितने भी काम हैं उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीशन कर देता है। दोस्तों यदि आप ABFM के इस पार्टिकुलर बुक से यूनिट से गुजरेंगे तो बहुत ही लेंदी है, आप देखेंगे लगभग 50 पेज में ये टॉपिक कवर है और मैं आपके सामने उसी चीज़ को संक्षेप में समझा रहा हूँ, एकदम की टू पॉइंट, जो मैंने अपने पढ़ा। जो आपको कहते हैं ना, आप बुक में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो कि पढ़ना ही नहीं है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने उस चीज़ को अलग किया और फिर जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको मैं इस नोट्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस हम लोग बात कर रहे थे। पहला मैंने क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है। आप जॉब को अलग अलग छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर आप रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टाइज गेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रमोट करता है। दैट मीन्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लैरिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। जब रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करेंगे अपने फुल पोटेंशियल के लिए और फिर आप लेबर का एप्रोप्रिएट डिवीजन होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो इसके कारण क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइज मैनर में काम होगा। तो एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, तो क्या क्या पॉइंट बताएं आपको, एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, गेनिंग एक्सपीरियंस, प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में स्टेजेज इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, यानी कौन कौन से स्टेज होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेज होता है डिफाइनिंग एंड रिव्यूइंग द प्लान एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। यानी दोस्तों हमारा जो कंपनी है उसका प्लान क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे डिफाइन करना और उसे रिव्यू करना। द फर्स्ट थिंग इज वी डिफाइन एंड वी रिव्यू द प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। व्हाट आर द प्लान्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड फाइनली वी रिव्यू द प्लान्स। द सेकेंड स्टेज इज डिटरमाइनिंग द वर्क एक्टिविटी नीडेड टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम प्लान को डिसाइड करते हैं और उसे रिव्यू करते हैं। अब जब प्लान डिसाइड कर लिए, अब क्या करना है हमें, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए क्या क्या वर्क एक्टिविटीज़ चाहिए। पहले तो आपने प्लान किया, अब क्या क्या एक्टिविटीज़ चाहिए जिसके द्वारा आप उस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करेंगे, वो डिटरमाइन करते हैं। फिर क्या करते हैं, आप कैटेगराइज करते हैं। जो एसेंशियल वर्क एक्टिविटीज़ होता है उसको मैनेजेबल यूनिट्स में कैटेगराइज करते हैं और फाइनली आप एक्टिविटीज़ को असाइन करते हैं और डिलीगेट करते हैं, सबको काम बांटते हैं, यही होता है डिलीगेशन। तो क्या क्या स्टेज बताया दोस्तों, पहला काम है, मैं एक सिंगल समय बता रहा हूँ कि आपने प्लान को डिफाइन करना। दूसरा काम है कि अपने प्लान को अचीव करने के लिए जो वर्क एक्टिविटीज़ चाहिए वो डिटरमाइन करना। तीसरा काम है कि कैटेगराइज करना एक्टिविटीज़ को यूनिट्स में। फिर से सुनिए, पहला पॉइंट बताइए, पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग करना। दूसरा काम क्या है, आपको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है, प्लानिंग, वर्क एक्टिविटी डिटरमाइनिंग। तीसरा है कि उसको वर्क एक्टिविटीज़ को यूनिट्स में बांटना, कैटेगराइज करना और फिर उस यूनिट्स को डिलीगेशन करना। ये 4 स्टेजेस हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को समझते हैं। अभी तक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या एडवांटेज है, क्या क्या फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन का, अब उसमें कैसा स्टेप्स होता है, जैसे हमने लास्ट में देखा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या स्टेज होता है। अब मैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को डिटेल में समझाता हूँ। 4 स्टेजेस तो मैंने बताए, अब उसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि व्हाट टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू अचीव द लेड ऑन ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए किस किस टास्क को हमें करना है। और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग का एंड रिजल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन।
जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे तब बनेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। यदि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाएगा तो एंड रिजल्ट जो है एक वर्किंग एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पे सभी मेंबर, एक टीम के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको अपना टास्क के बारे में अवेयरनेस होगी, राइट। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तब उसका एंड रिजल्ट बनेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी को अपना टास्क का, सभी को अपनी जिम्मेवारी का पता होगा। और यदि आप सही तरीके से नहीं करेंगे, यदि आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को सही तरीके से नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, इफिशियंसीज कम होंगी, आपकी इफेक्टिव आउटपुट कम होंगी, राइट। सिंपल सी बात है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एक प्रॉपर तरीके से करना होगा ताकि हमारा जो एंड रिजल्ट आए, एंड रिजल्ट हमारा सही हो, राइट। और सभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, कोई इफिशियंसी लॉस नहीं हो। डेलीगेटिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय एंड प्रोवाइडिंग देम विद अथॉरिटीज, अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस। देखिए कितना सिंपल पॉइंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा रहा हूँ। बुक में पढ़ने जाएंगे तो अननेसेसरी स्क्रैप बहुत ही मिलेगा आपको, और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपको पहले अंडरलाइन करना पड़ेगा फैक्ट्स को कि ये फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए, इसको हमें छोड़ना है, और तब जाके आप उसे रिवाइज करेंगे। सो दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर आप टास्क को डिलीगेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिलीगेट करेंगे, किसे? एम्प्लॉय को, राइट। आप टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीगेट करेंगे एम्प्लॉय को और उनको अथॉरिटी देंगे। ये दूसरा एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस। तो क्या क्या पॉइंट समझे यहाँ से आप कि जब तक आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, एफिशिएंसीज कम होगी, आउटपुट कम होगी, राइट। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले आप प्लान और ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करते हैं, फिर आप वर्क एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं, फिर आप उसे यूनिट्स में बांटते हैं, फिर आप एक्टिविटीज़ को असाइन करते हैं और फिर एक हायरार्की को डिटरमाइन करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से बता दें दोस्तों, प्लान डिसाइड करना, वर्क एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना, उसके बाद उसको छोटे छोटे यूनिट में बांटना, उसके बाद सबको अपना डेलीगेशन करना, सबको अपना काम बताना, अलग अलग डेलीगेट करना अथॉरिटीज़ को, और फाइनली क्या करना है दोस्तों, उसे डिज़ाइन करना है एक हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, क्लासीफाई करना, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले दोस्तों तो 3 काम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करो और ड्यूटी को असाइन करो। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करो, फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करो और ड्यूटीज़ को असाइन करो। समझिए, आपने ऑब्जेक्टिव पता कर लिया, हाँ ये तो मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक्टिविटीज़, उसको करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसे आप क्लासीफाई करेंगे। ये एक्टिविटीज़ चाहिए हमारे अंदर, ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होगा, ये हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, ये हमारा ये फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। आपने क्लासीफाई कर लिया एक्टिविटीज़ को। अब एक्टिविटीज़ को जब क्लासीफाई करेंगे फिर आप असाइन करेंगे ड्यूटीज़ को। अरे हाँ, ये हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर ये हेड होंगे, उसके नीचे ये होंगे, एक हायरार्की आप पता करते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब दोस्तों मैं आपको प्रिंसिपल्स बताता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग का प्रिंसिपल्स क्या है? इट रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ फंडामेंटल नेचर दैट अंडरपिन द मैनेजमेंट फंक्शन। दीज प्रिंसिपल आर जनरलाइजेशन दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी सिचुएशन। कैसा भी सिचुएशन हो आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए प्रिंसिपल क्या है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का गाइडलाइन की तरह काम करता है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये सभी हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी, स्केलर प्रिंसिपल। तो ये सभी हमारे प्रिंसिपल्स हैं। हम लोग आगे बात करेंगे इन सभी को डिटेल में। दोस्तों यदि हम ऑर्गेनाइजिंग का अदर एस्पेक्ट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द फर्स्ट थिंग इज वर्क स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन? वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, किस डिग्री में आप उस टास्क को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिस्टिंक्ट जॉब में ब्रोक कर रहे हैं। मतलब किस डिग्री तक आप कर क्या रहे हैं दोस्तों, आप टास्क को छोटे छोटे जॉब में ब्रोक कर रहे हैं, राइट। इसे ही कहते हैं हम लोग वर्क स्पेशलाइजेशन। इसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इसके मेंबर्स पे। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन से दूर हट रहे हैं, जबकि इनको पता है कि स्पेशलाइजेशन बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में आप करते क्या हैं कि किस डिग्री तक टास्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर ब्रोकन अप इनटू डिस्टिंक्ट जॉब। जो भी टास्क है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिस्टिंक्ट जॉब में अलग अलग जॉब में आप डिस्टिंक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना, इसे ही कहते हैं स्पेशलाइजेशन। तो इसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपने मेंबर्स पे। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इस पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल से दूर हट रहे हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों कि एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन के कारण क्या होता है कि एम्प्लॉय आइसोलेटेड हो जाते हैं। यदि आप ज़्यादा स्पेशलाइज कर देंगे, ठीक है, स्पेशलाइज कर देंगे तो दो एम्प्लॉय आपस में आइसोलेट हो जाएंगे।
ठीक है, और उनका रूटीन जो परफॉर्मेंस होता है उस पर उसका एबिलिटी कम हो जाता है, उनकी क्षमता कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग का हम लोग एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा चीज़ है अथॉरिटी। तो दोस्तों द लेजिटिमेट पावर दैट इज डेलीगेटेड टू मैनेजर सो दैट दे मे मेक डिसीजन, इशू ऑर्डर एंड एलोकेट रिसोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हैबिट अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक पावर है जो कि मैनेजर को दिया जाता है ताकि वो डिसीजन ले सके, वो ऑर्डर इशू कर सके, वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, ताकि गोल हमारा फुलफिल हो। अल्टीमेटली क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करना है ना। और इसकी अथॉरिटी किससे दी जाती है? मैनेजर को दी जाती है कि आपको ये लीजिए रिसोर्स, आप एलोकेट कीजिए, आप ऑर्डर इशू कीजिए, आप डिसीजन लीजिए, ठीक है, ताकि हमारा गोल अचीव हो। इसे कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर इज रिकॉग्नाइज एज फॉर्मल। ये हमारा जो अथॉरिटी होता है दोस्तों, दो तरह का अथॉरिटी होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो मैनेजर का अथॉरिटी है वो फॉर्मल होता है और एक लेजिटिमेट राइट होता है मैनेजर का कि वो ऑर्डर इशू कर सके ताकि सबऑर्डिनेट जो है मैनेजर को फॉलो करे। तीसरा पार्ट होता है दोस्तों चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या है? एक कंटिन्यूस चेन है अथॉरिटी का, राइट। दिस इज द कंटिन्यूस चेन ऑफ अथॉरिटी दैट इन द एंड कनेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल विद द मोस्ट सीनियर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक कंटिन्यूस चेन है अथॉरिटी का कि अंत में सारे इंडिविजुअल को जो मोस्ट सीनियर पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में उससे कनेक्ट करेगा, ठीक है। और जो हमारे मोस्ट सीनियर पोजीशन है उससे कनेक्ट करेगा विद द मैनेजरियल पोजीशन, सर्विंग एज द कनेक्टिंग लिंक एट इस सक्सेसिव लेवल इन बिटवीन। दो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कि चेन ऑफ कमांड के अंदर आता है। पहला आता है स्केलर प्रिंसिपल और दूसरा होता है यूनिटी ऑफ कमांड। बात करें दोस्तों स्केलर प्रिंसिपल की, स्केलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर आउट टू बी ट्रांसपेरेंट चेन ऑफ कमांड। मतलब जो आपका चेन ऑफ कमांड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो सुप्रीम अथॉरिटी से लेकर, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी कहाँ होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप में होते हैं, और जो भी पर्सन उनके नीचे काम कर रहा है और जितने भी मैनेजर है सभी को कनेक्ट करें, वर्किंग एट वेरियस लेवल। इसे कहते हैं स्केलर प्रिंसिपल। मतलब ट्रांसपेरेंट चेन ऑफ कमांड हो, सबको दिखना चाहिए वो चेन ऑफ कमांड, सुप्रीम अथॉरिटी से लेकर अलग अलग मैनेजर जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। मैं आपको बताया ना कि दो गाइडिंग प्रिंसिपल है चेन ऑफ कमांड के अंतर्गत। दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या कहा गया है? ईच वर्कर शुड हैव जस्ट वन मैनेजर, वन सुपरवाइजर और अदर रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू हुम ही और सी डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर वर्क रिलेटेड मटेरियल। यानी एक वर्कर के पास एक ही मैनेजर हो, एक ही सुपरवाइजर हो जिसको वो रिपोर्ट करे। ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो हमने अभी तक तीन एस्पेक्ट देखा, चेन ऑफ कमांड देखा, अथॉरिटी देखा और वर्क स्पेशलाइजेशन देखा। चौथा एस्पेक्ट है दोस्तों डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीगेट कर रहे हैं या अथॉरिटी को डिलीगेट कर रहे हैं दूसरे लोगों को, जैसे वर्कर को आपने किया, सबऑर्डिनेट को आपने किया, इसे कहते हैं डेलीगेशन। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, दिस प्रोसेस कॉल्ड डेलीगेशन। तो एम्प्लॉय आर एम्पावर टू कंट्रीब्यूट देयर ऑन आइडियाज़। हाँ, एम्प्लॉय अपना आइडिया भी दे सकते हैं ताकि अपने ड्यूटीज़ को इफेक्टिव वे में कर सकें। हो सकता है ना कि आपको एम्प्लॉय का भी आइडिया लेना चाहिए। पांचवा एस्पेक्ट आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? द नंबर ऑफ वर्कर हु आर अंडर अ मैनेजर सुपरविजन। एक मैनेजर के अंदर कितने वर्कर हैं वही होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो जब मैनेजर के पास ज़्यादा लोग होंगे जो कि उन्हें रिपोर्ट करेंगे तो उसे वाइड स्पैन ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। और जब सुपीरियर डिस्क्रिशनरी पावर देगा अपने सबऑर्डिनेट को, इसे कहते हैं डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। जब भी कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है तो उसका मतलब ये हुआ कि अथॉरिटी आप दे रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट को, राइट। तो ये होता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब कितने वर्कर हैं आपके अंदर, उसे स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसे वाइड स्पैन ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। और जब सुपीरियर अपना पावर दे सबऑर्डिनेट को तो उसे कहते हैं डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। अब ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स की बात करते हैं। तो बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा होता है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। बात करें दोस्तों सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे सारा की डिसीजन, जैसे रिसोर्स एलोकेशन का, वो एक सिंगल इंडिविजुअल लेता है और वही इंडिविजुअल जो है प्राइमरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी बताता है उस कंपनी के लिए। तो दोस्तों सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जिसमें सारा की डिसीजन जैसे रिसोर्स एलोकेशन का वो एक सिंगल इंडिविजुअल लेता है और वही इंडिविजुअल सारे प्राइमरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज क्या है कि उन्हें क्लैरिटी मिलता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये मोर एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन है पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट का, यानी एक आदमी होता है जो सारा डिसीजन लेता है। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत बार देखा गया है कि सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेस रिस्पॉन्सिव होता है क्योंकि लोकलाइज डिमांड होते हैं जो कि आउटसाइड से अप्लाई किए जाते हैं। और दोस्तों ये लेस पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टाफ मेंबर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो मतलब एक आदमी है वो सारा डिसीजन ले रहा है, जो भी की डिसीजन ले रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लैरिटी होता है इसमें, इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन होता है पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट का, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, एक आदमी कुछ बोल रहा है एक आदमी कुछ बोल रहा है, वैसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि लोकलाइज डिमांड से कम रिस्पॉन्स होता है दोस्तों, और स्टाफ मेंबर को
रिस्पॉन्ड करने का पॉसिबिलिटीज़ कम होता है, मतलब एक जो हम कहें वही बात सही है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि सारा डिसीजन जो है मिडिल लेवल या लोअर लेवल मैनेजर लेते हैं, ठीक है, कोई हेड ऑफ कंपनी नहीं लेता है डिसीजन, मिडिल लेवल या लो लेवल मैनेजर लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है और रिस्पॉन्स टाइम होता है, कंपनी की क्षमता होती है इंप्रूव करने की, स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉय का मोराल बढ़ता है और कॉम्पेंसेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में लिंक बढ़ता है। डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि एफर्ट डुप्लीकेट हो जाता है, कोई बोला कि ये काम करो, कोई बोला वो काम करो, एफर्ट कभी कभी डुप्लीकेशन भी होता है, इस कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ता है। फिर ऑपरेशन में इनकन्सिस्टेंसी भी आती है, यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड वे ऑफ फंक्शनिंग है। और दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका डिपेंडेंस ज़्यादा होता है डिविजनल और डिपार्टमेंटल मैनेजर पे। तीसरा होता है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें अथॉरिटीज़ जैसे मैनेजर्स हो गए वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट करेंगे, जो कि एम्प्लॉय और अदर वर्कर उसे कैरी आउट करते हैं। इट रेफर्स टू द मेथड बाय विच, जिस मेथड के माध्यम से अथॉरिटीज़ ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट करते हैं जो कि एम्प्लॉय या दूसरे वर्कर कैरी आउट करते हैं। कोई लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस इस लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करता है अपने एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाने में बिना मैनेजरल अथॉरिटी दिए, ठीक है। तो जिस मेथड से अथॉरिटीज़ जैसे मैनेजर ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट करेंगे जो कि उसके एम्प्लॉय करेंगे, उसे कहते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, वर्क को सेगमेंट किया जाता है और स्पेशलाइज किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद इंडिविजुअल नीड। इंडिविजुअल की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क को सेगमेंट करते हैं और स्पेशलाइज करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बहुत सारे फंक्शनल डिवीजन में बांटा जाता है जिसमें सभी के स्पेशलिस्ट स्टाफ रहते हैं। और जो स्पेशलाइजेशन होता है दोस्तों, उससे क्या होता है कि इफिशियंसी मिलता है किसी आदमी को अपने काम करने में। दो डिफरेंट चैनल हैं जिसके द्वारा अथॉरिटी माइट फ्लो साइमल्टेनियसली। इसका एडवांटेज क्या है कि लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव को रिलीफ मिलता है, प्रोफेशनल काउंसिल होता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है। मान लीजिए कोई किसी पार्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज है तो उसे वो काम करने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन में इंप्रूवमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गाइडेंस रिलायबल नहीं मिलता है दोस्तों, कभी कभी लाइन और स्टाफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक्सपेंसिव भी होता है और अथॉरिटी का एजम्पशन होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद के लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। यदि आप चाहते हैं इस तरह के लेक्चर को तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सभी चीज़ों को, जो भी पॉइंट हमने सीखा। ये मेरा हर एक वीडियो का हिस्सा होता है, मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में, वीडियो के लास्ट में क्विक रिवीजन जरूर करवाता हूँ। चलिए एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप बना रहे सेलेक्टेड टास्क इंडिविजुअल और वर्क प्लेस में, ठीक है। और इसमें आप सेगमेंटिंग करते हैं, सेपरेटिंग करते हैं वर्क को अलग अलग सेक्शन में। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर दोस्तों आप ऑर्गेनाइजेशन एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस, एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, गेनिंग एक्सपीरियंस, प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। ये स्टेजेस बताए, 4 स्टेजेस होते हैं। डिफाइनिंग एंड रिव्यूइंग द प्लान, डिटरमाइनिंग द वर्क एक्टिविटीज़, कैटेगराइजेशन एंड ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटीज़ एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी। ये सारे 4 स्टेजेस होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है। ऑर्गेनाइजिंग डिटरमाइन करता है कि क्या टास्क कंप्लीट करना है ताकि ऑब्जेक्टिव हमारा मीट हो। डेलीगेट करते हैं टास्क को, क्योंकि यदि हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा हमारा तो एंड रिजल्ट जो होगा उसका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, डिफिशियंसीज लॉस्ट होगा। इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस बताया, तीन चीज़ होता है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करना और ड्यूटी को असाइन करना। ये 3 मेन प्रोसेस होता है। प्रिंसिपल बताए, मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल के बारे में बताया, ऑब्जेक्टिविटी, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, और आगे भी डिस्कस भी किया। अदर एस्पेक्ट ने सबसे पहले बताया वर्क स्पेशलाइजेशन, यानी स्पेशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये डिटरमाइन करता है कि किस डिग्री तक आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को छोटे छोटे जॉब में, डिस्टिंक्ट जॉब में बांटा है और उसे स्पेशलाइज मेंबर को दिया है, ठीक है। तो ये होता है वो हमारा वर्क स्पेशलाइजेशन। कुछ वर्कर इससे दूर हटते हैं इस स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल से। और दोस्तों दूसरा है हमारा अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी है। जो देखिए जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, वही हम लोग आगे नीचे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चेन ऑफ कमांड में मैंने आपको 2 गाइडिंग प्रिंसिपल बताया। एक बताया आपको, अच्छा अथॉरिटी के बारे में क्या बताया कि जो पावर मैनेजर को दिया जाता है ताकि वो डिसीजन ले सके, इस ऑर्डर इशू कर सके, रिसोर्स एलोकेट कर सके, उसे ही कहते हैं अथॉरिटी। दोस्तों फिर मैंने आपको बताया चेन ऑफ कमांड के बारे में 2 गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, स्केलर प्रिंसिपल और यूनिटी ऑफ कमांड। स्केलर प्रिंसिपल कहता है कि एक ट्रांसपेरेंट चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एक वर्कर के पास जस्ट एक मैनेजर होना चाहिए, एक सुपरवाइजर होना चाहिए। डेलीगेशन में आपको बताया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं दूसरे लोगों को, इसे कहते हैं डेलीगेशन।
उसके बाद एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाता है ताकि वो आइडियाज़ कंट्रीब्यूट कर सके। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कितने वर्कर आपके अंदर काम कर रहे हैं, एक मैनेजर के जूनियर काम, उससे हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। जब ज़्यादा लोग पीपल हो, जब हाई नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टिंग होते हैं तो वाइड स्पैन ऑफ इन्फ्लुएंस माना जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप्स बताया, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज के बारे में क्या बताया कि जहाँ पे सारा की डिसीजन रिसोर्स एलोकेशन का वो सिंगल इंडिविजुअल लेता है, ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइज। इसका एडवांटेज है कि क्लैरिटी मिलता है, एफिशिएंसी होता है। डिसएडवांटेज है कि लेस रिस्पॉन्सिव होता है दोस्तों, लोकलाइज डिमांड से लेस रिस्पॉन्सिव होता है, लेस पॉसिबिलिटी फॉर स्टाफ मेंबर टू रिस्पॉन्ड। डिसेंट्रलाइज में क्या बताया कि डिसीजन जो है मिडिल लेवल या लोअर लेवल में मैनेजर लेते हैं, यहाँ पे फास्ट डिसीजन होता है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का मोरल बिल्ड होता है क्योंकि उनसे वो भी डिसीजन मेकर हैं। फिर कॉम्पेंसेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में लिंक होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग करने में डिफिकल्टीज आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ता है। लाइन स्टाफ में बताया कि ऐसा मेथड जिसके द्वारा अथॉरिटीज़ जो है जैसे मैनेजर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसको सारे एम्प्लॉय कैरी आउट करते हैं, और एक कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस इसे यूज़ करती है ताकि अपनी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ा सके विदाउट गिविंग अप देयर मैनेजरियल अथॉरिटी। उसके बाद वर्क को सेगमेंट किया जाता है और बहुत से 2 डिफरेंट चैनल है जिसके द्वारा इस लाइन मैनेजर एक्टिविटी को किया जाता है। इसका एडवांटेज है कि इसमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है, ट्रेनिंग का बेनिफिट होता है। डिसएडवांटेज है कि फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, एक्सपेंसिव है और एजम्पशन ऑफ अथॉरिटी है। तो ये सभी पॉइंट को हमने आज डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर पेड मेंबर के लिए होगा। यदि आप ऐसा लेक्चर चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।